सुना मानुष भाई सवार ऊपरे मानुषत्व ताहार ऊपरे नाई। इस कविता के लेखक हैं चंडीदास। दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन तिवारी। आज मैं जो किताब लेकर के आया हूं वो रांगे राघव का एक रिपोर्टाज है, तूफानों के बीच। ये रिपोर्टाज लिखा गया था 1946 में, जिसे सरस्वती प्रेस बनारस ने प्रकाशित किया था। आज इस रिपोर्टाज पर बात करने की जरूरत इसलिए बन पड़ी है क्योंकि जिस समय में हम रह रहे हैं, जिस तरह की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं को समझने के लिए जरूरी है कि इस समस्याओं से जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं उनको एक बार फिर से आज के समय के हिसाब से पढ़ा जाए, उनको समझा जाए। तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा गया है बंगाल के अकाल पर। आगरा से डॉक्टरों की पूरी एक टीम जाती है बंगाल के लोगों की मदद करने के लिए। बंगाल का अकाल पूरी तरह से मानव निर्मित अकाल था। ये कहीं भी प्राकृतिक आपदा नहीं थी। जैसा कि बहुत सारी आपदाओं के समय इस बात को प्रचारित किया जाता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित के बीच बहस उलझा दी जाती है, लेकिन सवाल यहाँ पर कुछ दूसरे होते हैं। तूफानों के बीच या रिपोर्टाज पर बात करते हुए ये बार बार लगता है कि हम जिस बंगाल के बारे में किताबों में पढ़ते हुए आए हैं, उसकी कहानियां जो सुनी हैं, उससे बंगाल एक अलग तरह का इसके माध्यम से हमको पता चलता है। ये वही बंगाल है जिसने एक से बढ़कर एक रचनाकार हमको दिए हैं, जहां पर रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, चंडीदास हैं, शरदचंद्र हैं और न जाने कितने बड़े लोग हैं। लेकिन जिस मानवता की बात, जिस मानुष की बात करते हैं, वही मानुष इस बंगाल के अकाल में सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ था। दोस्तों, जब मानवता पीड़ित होती है तब पता चलता है कि समाज का जो चरित्र है वो किस तरह का बन रहा है या बनता चला जा रहा था उस समय के हिसाब से अगर देखें तो। बंगाल का अकाल की जो कहानी है, ये आपको अगर द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज जब हम बंगाल के अकाल को पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो पता चलता है कि कितनी बंगाल की जो प्रतिष्ठा हमारे सामने आज रखी गई है या हम जिसको पढ़ते चले आते हैं, उसकी सच्चाई उस समय क्या थी। बंगाल का अकाल को लेकर के हिंदी साहित्य में और भारतीय भाषाओं में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। तूफानों के बीच रिपोर्टाज का जो शीर्षक ही है, ये दिखाता है कि जब बंगाल के अकाल में लोग अपने स्वार्थों में फंसे हुए थे, वहां का जो अभिजात्य वर्ग था, वहां का जो सेठ और साहूकार थे, अपने अपने स्वार्थों को पूरा कर रहे थे, तब भी बंगाल का जो समाज था वो अपनी मानवता को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। आगरा से जब डॉक्टरों की टीम पहुंचती है, जिसमें रांगे राघव भी साथ में जाते हैं, उनका जिस तरह से वहां के लोग स्वागत करते हैं, जिस तरह से उनसे सवाल और जवाब करते हैं, उससे पता चलता है कि बंगाल के लोगों की जो स्थिति थी, बंगाल के लोगों ने जो अपील की थी पूरे हिंदुस्तान से या पूरी दुनिया भर से, उसके पीछे का सच क्या था। और इसके लिए जो बंगाल की जो व्यवस्था थी, जिसमें कांग्रेस भी थे, लीगी भी थे और श्यामा प्रसाद भी थे, उन लोगों की स्थिति क्या थी, इसका भी अंदाजा हमको लग जाता है। जहां पर बार बार सुनने को मिल जाता है कि लोग वहां पर इन तीनों, चाहे दोनों पार्टियां हैं या श्यामा प्रसाद हैं या दूसरे और भी लोग हैं, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों ने यह मान लिया था कि दरअसल बंगाल के अकाल की जो पीड़ा है उसको सुधारने में इन लोगों ने उस तरह की भूमिका नहीं निभाई है। वहां लोग तब भी हिंदू और मुसलमान और बाकी तरह की रोटियां सेकने में लगे हुए थे। जैसा कि आज के हालात से अगर जोड़ करके देखा जाए तो ये काम आज भी बदस्तूर पूरी बेशर्मी के साथ किया जा रहा है। जहां पर कोरोना से लड़ने के लिए हम किसी न किसी को लक्ष्य करते हैं, टारगेट करते हैं और उस पर सारे आरोप मढ़ करके हम अपने आप को पूरी तरह से बरी करने का प्रयास करते हैं। आप सोच करके देखिए, महामारियां किसी धर्म या संप्रदाय को देख करके नहीं आती हैं। बंगाल के अकाल को लेकर के एक बात यह पता चलती है कि बंगाल के लोगों में अपने समाज के साथ, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए कितनी अदम्य जिज्ञासा उनके अंदर बनी हुई है। आगरा से जो टीम जाती है वो अलग अलग जगहों पर जाती है। एक जगह उसमें है कोटिया, जो जिला नदिया में पड़ती है, एक है नारायणगंज और एक है चटगांव, जो जिला चटगांव में पड़ता है, और नारायणगंज पड़ता है जिला ढाका में। टीम गई थी 3 डॉक्टरों के नेतृत्व में और इसके बाद वो बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं।
रांगी राघव इसी टीम के साथ हैं जिसमें रांगी राघव जाते हैं। उसमें 2 आसाम के डॉक्टर विद्यार्थी हैं और इसमें एक का नाम है भुइयां और एक का नाम है जियाउद्दीन। और इस तरह से ये अलग अलग हिस्सों में जाकर के जो कुछ बंगाल के अकाल की जो स्थिति है उसको जो लिखते हैं वो भयानक है। पढ़ते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर में बंगाल के अकाल के समय हमारी जो मानवता थी उसकी स्थिति किस तरह की बन गई थी। यहां पर लोग एक तरफ तो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों तक को बेच देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अपने को बचाने के लिए वो सांप और बिच्छू तक खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। एक वीडियो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो बनारस का है, जहां पर वहां के कलेक्ट्रेट साहब अपने ऑफिस में अपने बच्चे के साथ घास खाने का बेशर्मी भरा कृत्य करते हैं। इसके पहले की घटना अगर आप थोड़ा जान जाएंगे कि वहां की मुसहर जात के बच्चों ने इस तरह के भूख के मारे घास खाई थी। यानी वो घास खाते हुए दिखाना चाहते हैं कि घास खाना एक सामान्य बात है। ठीक वैसे ही बंगाल में जिस तरह से लोग सांप और बिच्छू खा करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे थे, इसको भी समझने की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ कोई सनसनी पैदा करने वाली कोई एक सूचना मात्र नहीं है। ये मानवता के इतिहास पर एक कलंक है कि हमने अपने घरों में गोदामों में अनाज भर लिया था और जनता को हम समझा रहे थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि हालत ये थी कि हम अनाज की कीमतों का 2 गुना या 3 गुना वसूल कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम अनाज कीमतों के और बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। इन बातों को जब हम आज के हालात के साथ रख करके देखते हैं तो पता चलता है कि आज भी बहुत कुछ बदला हुआ नहीं है। यहां भी जो चीजें की जा रही हैं, ये पूरी दुनिया में जिस तरह की बातें प्रचारित की जा रही हैं उसको भी समझना और जानना चाहिए। वहां पर लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा है और हम कोई दवा चेचक से हैजा से बचने के लिए नहीं पिएंगे, इंजेक्शन हम नहीं लगवाएंगे। एक और सवाल करती है कि क्या हैजा भगवान ने फैलाया हुआ है? क्या भगवान ने महाजनों से कहा है कि वो अनाज अपने घरों में रख लें? ठीक वैसे ही आज करोड़ों रुपए अपने दोस्तों और पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं, किसानों के साथ जो कुछ बर्ताव किया जा रहा है उसकी सच्चाई भी आपको पता है। 5 रुपए पर लीटर डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, इसकी खबर सुर्खियों में नहीं आ पाती है। ये आती भी है तो उसका जो साइज है, उसका जो रूप है वो कैसा है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। ठीक ऐसे ही उसमें कुछ ऐसे बाबा लोग भी हैं जो मंत्रों के साथ इस हैजा से चेचक से बचने की बात करते हैं। सोच करके देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि जब एक तरफ इन बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन लगाने की जरूरत है, टीके लगाने की जरूरत है, और लोग तब भी मंत्रों पर विश्वास कर रहे हैं। हम कितने ज्यादा समझदार हैं इसका परिचय इस बात से मिल जाता है। भूख के मारे लोग अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को वेश्यावृत्ति तक करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यानी वो चाहते हैं कि कैसे भी अन्न का दाना उनको नसीब हो। चावल की एक कनी तक के लिए लोग ऐसे अमानवीय कृत्य करते हैं जिसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिले। कहने का सीधा मतलब यह है कि इन महामारियों के दौर में मानवता का जो असली चरित्र है वो हमारे सामने आता है। हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा भद्रवर्ग क्या कर रहा है, इसका भी हम मूल्यांकन कभी नहीं करते हैं। इस रिपोर्टाज में एक घटना आती है। रांगी राघव अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ एक गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। जिन घरों में 10 लोग रहते थे वहां पर मात्र 3 लोग बचे हैं और लोगों ने, मुसलमानों ने अपने घरों में ही कब्रें बना रखी हैं। यानी लोगों को दफनाने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी। या यूं कहें कि इतने भी लोग नहीं बचे हुए थे कि जो लाशों को कब्र तक ले जा सकते। एक जगह ऐसा भी उल्लेख आया हुआ है कि जहां पर कब्रिस्तान का उल्लेख है और वहां पर एक के बाद एक कब्र बनी हुई है। यानी वहां पर इतनी भी जगह एक कब्र और दूसरे कब्र के बीच नहीं है कि जहां पर आदमी आराम से खड़ा हो सके।
और इससे कोई बहुत बड़ा फर्क भी उनके दिमाग में नहीं पड़ रहा है। वहां पर जो मृत्यु है वो लोगों के लिए एक सामान्य भाव बन चुका है। वहां पर हर दिन कोई ना कोई मरता है, न तो किसी के पास रोने के लिए आंसू बचे हैं, सिर्फ उनके लिए एक सामान्य सूचना भर होती है कि वो कल मर गया। आप सोच करके देखिए कि अगर हम इतने अमानवीय हो जाएं और इस अमानवीय होने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका भी इन घटनाओं से पता चलता है कि हमारा समाज किस तरह से अमानवीय बनाया गया, जिसे प्राकृतिक आपदा के नाम पर सब कुछ समझा दिया गया। बंगाल के अकाल को लेकर के जो एक कमेटी बनी थी जिसका नेहरू ने उल्लेख भी किया, उससे पता चला कि बंगाल के अकाल को लाने में, बंगाल के अकाल के पीछे कहीं न कहीं ब्रिटिश हुकूमत जिम्मेदार थी। जिस तरह से वहां से अनाज खरीदा गया, फौज के नाम पर एकत्र कर लिया गया, उसमें बहुत कुछ बातें ऐसे नहीं थीं जो बंगाल के अकाल को लाने में उनकी भूमिका को संदेहास्पद बनाती हैं। ऐसे में जो कुछ बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वहां के नागरिकों में इस समाज को आगे ले जाने के लिए, अपने को जीवित बनाए रखने के लिए एक होकर के लड़ेंगे और तभी वो इस हालात से जीत पाएंगे। वो कहते हैं कि जब बाकी लोग, जब सारे व्यापारी अपने स्वार्थों के लिए एक हो सकते हैं, तो हमें भी एक साथ हिंदू और मुस्लिम का भेद मिटा करके एक साथ लड़ना है, जिससे हम इस समाज को बचा सकें, लोगों को एक दूसरे को समझा सकें कि टीका हमारे लिए कितना जरूरी है। लोगों के जो सवाल हैं, जो टीके लगवाने से मना करते हैं, और उनको लेकर के जब डॉक्टरों को ये बात बुरी लगती है कि आखिर में क्या कुछ चल रहा है, लोग इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो एक गांव वाला समझाता है कि दरअसल ये इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि तुमसे बात करने का इनके पास एक साहस है। फौज तो सिर्फ हुक्म देती थी और जबरदस्ती लोगों को टीका लगाया जा रहा था। अगर इनको टीके की जरूरत समझाई गई होती तो शायद इनका जो व्यवहार है कुछ और होता। इस अकाल के बाद जो कुछ पैदा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ महामारी थी, हैजा था, चेचक थी, जो हमारे समाज को अलग अलग तरीके से तोड़ रही थी। गलियों में, घरों में, बाजारों में सिर्फ और सिर्फ लाशें दिखाई पड़ रही थीं, नदियां लाशों से पट गई थीं, यानी हर जगह मौत का तांडव नृत्य ही देखने को मिल रहा था। इसके बाद भी लोग वहां पर धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के राजनीति कर रहे थे। रांगे राघव बार बार रेखांकित करते हैं कि इस समाज को बचाने के लिए, अकाल से उबारने के लिए सिर्फ एक ही भाव बचा था, वो था प्रेम। जो लोग इस बात को इस दौर में समझ चुके थे कि हमारी एकता की कितनी जरूरत है, महामारियां ये दिखाती हैं कि हम कहां पहुंचे हैं। आज जब पूरी की पूरी एक जमात को जिम्मेदार कोरोना का ठहराया जा रहा है, तब भी वो मुस्लिम भाई अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ न केवल अपना टेस्ट करवा रहे हैं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, प्लाज्मा देने के लिए एक बड़ी संख्या में हमारे समाज के सामने अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। सलाम करना चाहिए ऐसे लोगों को जो कम से कम अपने देश के लिए इस तरह से काम करने का जज्बा रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बंगाल के अकाल में उन लोगों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने इस एका को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर लड़ा। वो बार बार इस व्यवस्था के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया उसको ये समझा रहे थे कि तुमने कितने जघन्य अपराध किए हुए हैं, ये जनता कभी भी तुमको माफ नहीं करेगी। इस बंगाल को बचाने के लिए जहां दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, उन लोगों को भी सलाम करना बनता है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्टाज को जरूर पढ़ें और इस कोरोना महामारी के बीच हम इस जो ये तूफान है महामारी का, इससे कैसे लड़ें, इसके कुछ जो सलाह है इस रिपोर्टाज से आपको मिल सकती है कि इस रिपोर्टाज को पढ़ते हुए आप कम से कम एक बार बंगाल को लेकर के जो आपके दिमाग में जो बातें बैठी हुई हैं उनको नए सिरे से सोचने और विचारने का प्रयास जरूर करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं उसमें आपकी सलाह को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव किए जा सकें, कुछ बेहतर बनाया जा सके। और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं
तो किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे अगले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।